नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे आपसे बातचीत करनी है। वो इशू ये है कि अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं, जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, उन लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और कुछ हद तक उनके सामने भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं जो एनआरआईज़ हैं, जो भारत के लोग अमेरिका में रहते हैं। जैसे H1B वीज़ा को लेकर के वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पहले पॉलिसी थी कि उसको लॉटरी के हिसाब से किया जाता है, लेकिन अब उसको वो हायर पेड जॉब के साथ रिलेट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के एडमिशन्स में बहुत दिक्कतें होती वहाँ दिख रही हैं, और जो जनरल ले ऑफ हो रहा है उसकी वजह से भी भारतीयों को काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। क्या ये एक नई पॉलिसी है अमेरिका की, जो डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को टारगेट हो रही है, या फिर जो इन जनरल अमेरिका ने मागा बनाया है, उसका असर भारतीयों पर ज़्यादा पड़ रहा है? इसी में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज कौल। डॉक्टर साहब अमेरिका से हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो हमें बताते रहते हैं। तो डॉक्टर धीरज, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जो विषय हम आज बातचीत करना चाहते हैं, जो हम लोगों ने चर्चा की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें 3 विषय खास तौर पे आ रहे हैं, H1B वीज़ा को लेकर के, स्टूडेंट एडमिशन्स को लेकर के, और उसके बाद जो जनरल ले ऑफ हो रहा है, उसके बाद उनको री-एम्प्लॉयमेंट की भारी दिक्कतें आ रही हैं। तो करेक्ट। एक-एक करके इसको समझते हैं। पहले तो हमें ये क्या ये बात सही है, या ऐसा लग रहा है कि एनआरआईज़ वहाँ पे टारगेट किए जा रहे हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमने इस पे आई थिंक फ्यू मंथ्स अगो बात भी की थी, जब स्टूडेंट वीज़ा पे इश्यूज आ रहे थे और कैसे ये पूरा डिसरप्शन आ रहा है। और आई थिंक 4 वीक्स अगो हमने टेक सेक्टर और एआई डिसरप्शन पे बात की थी, जो कि दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, इनको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो थैंक यू, आपने बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिटी वेलफेयर का इशू कंसर्न रेज़ किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग टाइम। ये बहुत कंसर्निंग टाइम्स हैं। देखिए, जब ट्रम्प जीत के आए थे, मैं अभी करंटली पेंसिल्वेनिया में हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्विंग स्टेट था ट्रम्प के लिए। और टॉप 6 मुद्दों में से कहीं न कहीं एक मुद्दा था इल्लीगल इमिग्रेशन, नॉट लीगल, इल्लीगल इमिग्रेशन। कहीं न कहीं देखने में ये आ रहा है कि ये स्पिल ओवर हो रहा है लीगल इमिग्रेशन की तरह, जो कि थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट है, जिससे कि सबसे बड़ी क्वांटिटी में जो लीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में आते हैं, भारतीय और चाइनीज़ मूल के लोग, उन पे सीधा-सीधा असर पड़ रहा है। तो आपके क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, जो आपने पहला सवाल पूछा था, H1B। अप्रॉक्सिमेटली देखिए, H1B 1990 के दशक में स्टार्ट किया गया। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएँगे, 90s में, जब टेक सेक्टर में अमेरिका के अंदर बहुत उछाल आ रहा था और उनको स्किल्ड लेबर चाहिए था टेक सेक्टर का। और थैंक्स टू राजीव गांधी और इंडियन की गवर्नमेंट, जिन्होंने आईटी का पहले ही विजन देखते हुए भारत में लाया, तो इस वजह से इंडिया वाज़ अ नेचुरल अलाई। और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि इंडिया के अंदर सेकंड लैंग्वेज है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इंडिया को डेफिनेटली मिली और कई लोगों को एम्प्लॉय किया गया। आज की डेट में तकरीबन 85,000 H1B हर साल इशू होते हैं। ये लॉटरी बेस होता है। तो टोटल्स एक डेडलाइन है, तब तक आप एप्लीकेशन डालिए। लॉटरी के थ्रू आपका H1B निकलता है, जो डिफरेंट फील्ड्स में होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेम फील्ड्स में ही हो, आर्ट में भी हो सकता है, टीचिंग में भी हो सकता है, बिज़नेस सब कॉन्ट्रैक्शन में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी होता है, और अलग-अलग चीज़ों में होता है। तो अगर हम H1B का देखें, तो लेटली एज़ ऑफ द डाटा ऑफ 2024, 60 टू 75% ऑफ ऑल अप्रूव्ड H1B जो थे, वो भारतीय मूल के लोगों को मिले। और उसमें भी तकरीबन 50 टू 60% टेक या टेक रिलेटेड सेक्टर्स में था। तो वहाँ पे भारतीयों की ऑलमोस्ट मोनोपोली है, जो फॉरेन वर्कर्स यहाँ पे आते हैं या स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के बाद जॉब्स लेते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत के जो ओरिजिन के लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा पूल आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और स्टेम फील्ड से कनेक्टेड है, जो कि मोस्टली कैटर करता है। और अगर आप इनके एम्प्लॉयर्स भी देखिए H1B के, तो मोस्टली मैग 7 कंपनीज हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, अब सेल्सफोर्स। भारतीय कंपनीज जो यहाँ पे भी काम करती हैं, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट, और भी बहुत कंपनियां हैं जो यहाँ हायर करती हैं। तो उस सेक्टर में, और अब जो नया सेक्टर है एडवांस टेक, जिसको हम एआई बोलते हैं, उसके अंदर भी काफी हद तक भारतीय मूल के लोग आपको दिखेंगे, 30 से 35%, जो या तो यहीं से पढ़े हैं, यहीं के बॉर्न हैं, या फिर इंडिया से आ रहे हैं। सो टॉप जॉब्स उनको मिल रही हैं।
अब कंसर्न ये आ रहा है, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, कि ट्रम्प जब से आए हैं तब से अब थोड़ा-सा कहीं न कहीं मागा वोट बैंक और आवाज़ उठ रही है कि हम स्वदेशी लोगों को ही एम्प्लॉय करें, एज़ इन जो परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं या सिटिज़न्स हैं, उनको प्रायोरिटी मिले, तो फॉरेन बेस्ड वर्कर्स को कम मिले, जिनको वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो अभी तक H-1B के नंबर्स को काटने पे कोई फ़र्क अभी तक नहीं दिख रहा, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत कोशिशें हो रही हैं और कुछ नए चेंजेस हैं, जो कल विद इन लास्ट 24 आवर्स प्रपोज्ड हैं, पहले से प्रपोज थे, अब इसको फॉर्मुलेट कर लिया गया है और सेनेट के सामने पेश किया जाएगा इसके रिफॉर्म, जिसके तहत H-1B वीज़ा अब ज़्यादातर हाई पेड जॉब्स को मिलेगा, एंट्री लेवल जॉब्स को नहीं मिलेगा। ये बहुत कंसर्निंग है उनके लिए जो यहाँ पे मास्टर्स करने आ रहे हैं या बैचलर्स करने आ रहे हैं, इवन स्टेम फील्ड्स में लाइक साइंस, मैथ्स के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। सो फ्रेश ग्रेजुएट लेवल पे H-1B वीज़ा मिलना के लिए या तो आप आईवी लीग से ग्रेजुएटेड हैं, आप 2.5 लाख, $1.5 लाख की स्टार्टिंग सैलरी ले रहे हैं, तब पॉसिबल है। अदरवाइज इट्स वेरी वेरी हार्ड, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। दूसरी बात ये आ रही है कि अगर आप यहाँ से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने अंडरग्रेड किया है इंजीनियरिंग में, अब आप मैनेजमेंट में जॉब ले रहे हैं, उस फील्ड से हट के जॉब ले रहे हैं जहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जो पहले बिल्कुल नहीं होता था। ये बहुत कॉमन था, भारत से लोग आईआईटी से करके आते थे या आईआईटी बैकग्राउंड के थे, 1 साल टीसीएस में काम किया, फिर यहाँ पोस्टिंग हो गई, फिर यहाँ पे उन्होंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया इन मैनेजमेंट। अब वो देखेंगे कि आपको क्यों मैनेजमेंट में हायर किया जाए, क्या आपके पास एमबीए है फॉर एग्जाम्पल, और एंड वाइस वर्सा। अगर आप एक मैनेजमेंट के बंदे हैं और आपको किसी टेक रोल के अंदर हायर किया जा रहा है, तो आपको क्यों टेक रोल के लिए हम दें, अनलेस यू आर लेजर फोकस्ड और स्पेशलाइज्ड। उसका एक तरीका ये है कि अगर आपके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, नॉट नेसेसरी यू नीड हैव अ डिग्री, तब भी एक तरीके का आपको ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अलार्म की घंटी है, जो सीधे इंडिया से मास्टर्स इंजीनियरिंग में करके वेंचर कैपिटल में घुसना चाह रहे थे या प्राइवेट इक्विटी में घुसना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आएगी अब H-1B वीजा के लिए। पहली बात तो ये, वैसे भी उनकी मात्रा कम थी। लेकिन इसके अलावा जो और कंसर्निंग चीजें अभी हमें देखने में आ रही हैं, उसमें से एक तो है कि पहली बात की लॉटरी बेस्ड हट गया है। ये आपको कितनी हाई सैलरी होगी उस बेस पे प्रायोरिटाइज करके दिया जाएगा। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या 85,000 की जरूरत है कि नहीं, इस पे दिस इज ओपन अप फॉर डिबेट। सेकंड थिंग इज, इसके अलावा एक और ऑल्टरनेटिव पाथवे होता था ओवन, उसके ऊपर भी बहस हो रही है, क्या उसको हम ले लेंगे या रखेंगे। और स्ट्रिक्टर H-1B रूल्स, अगर आपका इंप्लॉयर H-1B आपके लिए फाइल कर रहा है, क्या वो टू द टी H-1B के नॉर्म्स को फॉलो करता है, उसकी रैंडम इंस्पेक्शंस के भी के लिए भी प्रपोजल है कि रैंडमली उनको इंस्पेक्ट किया जाएगा, जो अभी तक नहीं था। इसके अलावा अगर आपको याद हो, F1 स्टूडेंट वीजा के बाद, जो हमने पहले शो पे भी बताया, एक चीज मिलती थी जिसे ओपीटी बोलते थे। वो तकरीबन 2 से 3 साल का आपको टाइम मिलता है कि आप जॉब को ढूंढें, उसमें आप जॉब कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। उसके बाद आपको H-1B पे जाना है। तो अब कहीं ना कहीं एक कंसर्न आ रहा है कि F1 के बाद सीधे आपको H-1 पे भेजा जाए, ओपीटी को टेक अवे कर लिया जाए। उसका भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो 3 साल के दौरान आपको एक हाई पेड जॉब ना मिले तो भी आप ओपीटी पे काम कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। वो अब एक ट्रांजिशनल क्वेश्चन है जो अभी तक ठीक नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, पहले H-1B वीजा की आप देखिए एक और हर्डल, $10 फीस होती थी, जो अब $250 कर दी गई है। इसके अलावा एक वीजा इंटीग्रिटी फीस थी, जो ऑलमोस्ट $0 थी, अभी वो $250 है। तो इसकी वजह से H-1B की जो एप्लीकेशन है, उसमें तकरीबन 26%, 26% का गिराव देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज हर्डल्स। 26.9% एप्लीकेशन फॉर दिस ईयर जो कम आई हैं। और अगर आप देखें, इससे काफी और दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, इसीलिए लोग जी। सोच रहे हैं कि क्या हमें जेन्युइनली यूएस को कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात, जो स्टार्टअप कल्चर था सिलिकॉन वैली में, जिसके अंदर आपको पता ही है इनिशियल सैलरीज कम मिलती हैं, वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं, उनके अंदर भी तकरीबन हायरिंग काफी ड्रॉप हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देता हूं, 2024 में जो फ्रेश ग्रेजुएट्स की हायरिंग थी,
टेक, बिग टेक के अंदर वो 25% थी। इस साल वो नंबर्स तकरीबन 11% रह गए हैं। इसके अलावा जो स्टार्टअप है उसके अंदर भी तकरीबन 31% से 31% ड्रॉप हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट हो रहा है, जो बहुत कंसर्निंग है लोगों के लिए। तो डॉक्टर धीरज, आपने ये कहा कि H1B एक तो लॉटरी से हटके अब हायर वेज बेस्ड हो जाएगा, नंबर वन, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, चूंकि वो उनकी बाई अमेरिकन हायर अमेरिकन की पॉलिसी के तहत वो कंपनियों को एक तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं कि आप जो हायर पेड जॉब है वो अमेरिकन को दीजिए या जो वहां पे ग्रीन कार्ड वाले हैं उनको दीजिए। और तीसरा, वो ये जो आपने एक बात बताई कि अगर आप आईआईटी करें या मतलब इंजीनियर हैं तो आप मैनेजमेंट में क्यों जा रहे हो, मैनेजमेंट वाले हैं तो इंजीनियरिंग में क्यों जा रहे हैं, ये भी एक तरीके से हर्डल क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि कम लोगों को जॉब मिले। और तरह तरह की जो बंदिशें लगाई जा रही हैं वो खास तौर पे, चूंकि H1B का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन थे, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि डायस्पोरा को आप टारगेट कर रहे हैं। क्या ये भी हो रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी की जॉब चेंज हुई, H1B पे था वो, लेकिन उसने चेंज किया तो उसको एक 60 डेज का मोरेटोरियम मिलता था, लेकिन उससे पहले ही उसको एनटीए में प्रेजेंट होने के लिए बोला जाता कि आप आइए, आपको नोटिस भेज दी गई है, और हो सकता है कोई दिवाली की छुट्टी में है तो उधर उसकी जॉब चली जाए और उसको वापस लौटने का ही मुश्किल हो जाए। ऐसा भी हो रहा है क्या? एब्सोल्युटली, हमने एक्चुअली आप ही के शो पे लास्ट टाइम बताया था, फर्स्ट 60 डेज के अंदर एक ग्रेस पीरियड होता था। अगर आप, जैसे बिल्कुल सही बोला, आपने जॉब चेंज की है तो आपको 60 डेज मिलते हैं कि आप जगह चेंज करें, इंटरव्यू करें, जॉब करें, और अगर नहीं मिलती थी तो लोग होम कंट्री जाके वहां से इंटरव्यू करके आ जाते थे। अब स्थिति यह है कि उन 60 डेज में भी डिपोटेशन नोटिस आ रहे हैं, और अगर आप कंट्री को एग्जिट करते हैं फिर काफी क्वेश्चंस पड़ रहे हैं इस बात को लेकर। ये जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने दी, इसकी वैलिडिटी अभी भी क्वेश्चनेबल है कि क्या एम्बेसी आपको हार्ड टाइम दे रही है या इमिग्रेशन ऑफिसर दे रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि बहुत सारे लोगों को डिपोटेशन नोटिस इस 60 डेज में मिले हैं। वेरी चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग। अच्छा, एक yes. और इशू जो हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं कि एजुकेशन को लेकर के, यानी जो लड़के वहां पढ़ने जा रहे हैं भारत से, उनके सामने बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोगों ने एक बार हल्का से इसको टच भी किया था कि अलग अलग कॉलेजेस में जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए जा रहे हैं, वो अलग अलग बहानों से रोक रहे हैं। ये वाला मामला बताइए थोड़ा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात ऐड करूंगा। आज की डेट में भी अगर आपको लगता है आप अमेरिका H1B पे आ रहे हैं और आप रूटीन H1B, नॉट एक्सेप्शनल EB1, स्ट्रेट अप H1B से आपको ग्रीन कार्ड मिले, तो एक लाइफ टाइम में मिलना वो मुश्किल है। ये वेटिंग टाइम इतना है। सो जस्ट टू लेट यू नो, ये आई वांटेड टू पुट इट आउट देयर। तो मतलब जो बहुत लोग अमेरिका में बसने का ख्वाब देख रहे हैं H1B पे, उनके लिए ये ड्रीम पूरा नहीं होने वाला है H1B सिंपली से। बिकॉज बहुत बड़ा बैकलॉग है इंडिया और चाइना का, बिकॉज ऑफ द अच्छा, नंबर। L1 में भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? L1 के अंदर कुछ नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्टर हो रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है एज ऑफ नाउ। लेकिन मैं एंटिसिपेट करता हूं, देखिए ये करंट सरकार ने कुछ ऐसे नए रूल्स नहीं बनाए, वो उन्हीं रूल्स को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर रही है, ये फैक्ट है। और अगर, और कहीं ना कहीं देखिए ये भी समझना जरूरी है कि कहीं आपके अंदर भी अगर कमी है, आप बॉर्डर बाउंड्री को हल्का सा क्रॉस करके वापस आ जाते हैं, हर बारी बच जाते हैं, तो मैं हाईली एडवाइस करूंगा ऐसे रिस्क मत लें, क्योंकि कानून के साथ थोड़ा बहुत खेलना, अगर आप पहले कोई मैटर नहीं करता था, तो जैसे पहले आप स्टूडेंट वीजा पे हैं, आप H1B पे हैं, अगर आप ड्रंक ड्राइविंग में पकड़े गए तो आपका लाइसेंस जाएगा, दिक्कत आएगी, लेकिन डिपोटेशन टाइप की चीज शायद ना हो। नहीं। आज तो वो आपके उसके ऊपर है सिस्टम पे, तो अगर आप री एंट्री कर रहे हैं तो आपको जेन्युइनली वीजा कैंसिल किया जा सकता है। तो दीज आर सीरियस कंसर्न्स। तो प्लीज जो भी मेरे आपके दर्शक सुन रहे हैं जिनके बच्चे या रिलेटिव हैं, उनको जरूर एडवाइस करें कि एक तो बिल्कुल लॉ को फॉलो करें, और एंटी गवर्नमेंट कोई प्रोटेस्ट या सोशल मीडिया ये सब से थोड़ा बचे। वो ट्रम्प ने भी बोला था और बिल्कुल सही बोला था, वो मार्को रूबियो ने भी यही बात बोली थी, आप पढ़ने आए हैं आप पढ़िए, कोई ये उपद्रव टाइप की चीजें हमारे कंट्री में मत करें, जो कि किसी भी गवर्नमेंट आपको अपील करेगी। पहले जो स्थिति थी वो अब नहीं है, और गवर्नमेंट हैज अ राइट टू टेल यू, वो तो सही है। अब आपका सवाल था स्टूडेंट वीजा पे, उसी पे मैं आना चाह रहा था।
तो इस पे हमने थोड़ा सा पहले भी टच किया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, बिकॉज मैं करियर काउंसलिंग में भी हूँ और मैं तकरीबन 12 से 15 साल हो गए मुझे मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये डाटा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन 2024 तक 1.58 मिलियन स्टूडेंट्स अमेरिका में F1 और M1 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, जो कि 2023 के नंबर से 5.3% बड़े थे, मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन यही डाटा अगर आप उठाएंगे 2024-25 के नंबर्स, तो और इस 2024 के नंबर्स में तकरीबन 4,20,000 भारतीय मूल के थे, जो अप्रोक्सीमेटली 27% के करीब कॉम्प्रोमाइज करता है, 30% के करीब। और इसका एक अराउंड 12% इंक्रीज हुआ था ईयर ओवर ईयर फ्रॉम 2023। सो भारतीय मूल के स्टूडेंट्स ने चाइनीज मूल के स्टूडेंट्स को ओवरटेक कर लिया था। तो इंडिया वाज द नंबर 1 फॉरेन कंट्री हु स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग इन यूएस। ये 2024 में ट्रांजिशन आ गया था, उससे पहले चाइनीज वर नंबर 1। अब कहानी चेंज होती है 2024 के बाद, आफ्टर द करंट गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज चेंज। अब अगर मैं आपके साथ ये डाटा शेयर करूं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितना सिग्निफिकेंट है। 2025 में तकरीबन ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर 11.3% से ड्रॉप हो गया, 1.153 मिलियन ईयर ओवर ईयर, अगर आप कंपेयर करें मार्च 2024 से 2025 के बीच का नंबर। और अभी माइंड यू नई एडमिनिस्ट्रेशन को चार्ज लिए हुए 3 ही महीने हुए, मतलब मार्च के नंबर्स दे रहा हूं मैं आपको ईयर ओवर ईयर। अभी सितंबर के नंबर वो सेमेस्टर का दोबारा रिलीज होगा, तो उसमें तो ड्रास्टिक चेंज एंटिसिपेटेड है, अप टू 40% ड्रॉप इफ नॉट 60। तो ये तो एक नंबर है। दूसरा, भारतीय मूल के स्टूडेंट्स ने श्रिंक किया, जो पिछले साल 11 पॉइंट मैंने आपको बताया 5.3%, 11.8% इंक्रीज था, इस साल 28% ड्रॉप था। तो भारतीय मूल के स्टूडेंट्स 2,55,000 बच गए। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, चाइनीज स्टूडेंट राइज हुए हैं 3.3% दिस ईयर। स्टिल इंडिया इज नंबर 1 स्टूडेंट वाइज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ये डाटा लगा, आई वांटेड टू शेयर इट आपके दर्शकों के साथ। और अगर आप इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखें, क्योंकि हम फाइनेंस पे भी बात करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने 2023-24 में 43.8 बिलियन टू द यूएस इकोनॉमी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया था थ्रू फीस, हाउसिंग एंड लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। सो दिस वाज अराउंड, और इसकी ट्रांसलेशन में यूएस के अंदर 3,78,000 3.25 लाख जॉब्स भी क्रिएट हुई थी बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमी। और अगर आप इसको देखें इस ईयर में, तो प्रोजेक्टेड है कि तकरीबन 30 से 40% ड्रॉप है, जो हम फॉल सेमेस्टर का मैं आपको बता रहा था, एंटिसिपेटेड है। और तकरीबन 15% ओवरऑल डिक्लाइन इन एनरोलमेंट देखा ऑलरेडी जा रहा है। और तकरीबन 7 बिलियन प्लस, मतलब ये रफ नंबर्स हैं, दे कुड गो अप टू 11 बिलियन ऑलरेडी लॉस, मतलब ड्रॉप है इन द रेवेन्यू जनरेटेड, जो कि ट्रांसलेट होता है 60,000 जॉब्स लॉस्ट। तो कहीं ना कहीं फॉरेन स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी पे। और अगर आप इसको देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आपको पता लगेगा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फर्दर डिवाइड करें। क्योंकि देखिए, आजकल के एरा के अंदर अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो यू कैन नॉट स्टडी इन एनी स्कूल, स्पेशली विद द एआई एंड टेक सेक्टर, यू हैव टू गो टू आईवी लीग। और आईवी लीग का कंपटीशन 3% सिलेक्शन है, 2%, 3%, 5.5%, डिपेंडिंग किस आईवी लीग की आप बात कर रहे हैं, फिर भी भारत से कहीं कम है। इसीलिए आपको दिखेगा कि भारतीय मूल के बहुत बच्चे आईवी लीग में पढ़ने आते हैं, जो आईआईटी नहीं क्रैक कर पाते, 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स में वो आईवी लीग में उनको मिल जाता है। सो इट्स नॉट दैट क्रेजी हार्ड लाइक इन इंडिया। इंडिया का कंपटीशन लेवल ही अलग है नंबर्स में अगर जाएं। अब अगर आप इनके आईवी लीग्स के हमारे नंबर देखिए, तो तकरीबन कोलंबिया यूनिवर्सिटी 2023-24 में तकरीबन 35 to 40% फॉरेन स्टूडेंट्स थे। हार्वर्ड कॉर्नेल में 25 से 26% थे, ब्राउन में 20%, कई यूनिवर्सिटीज में 10-11 लाइक येल। On an average, between 22 and 27% of all the Ivy League spots were occupied by foreign students. और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इस किन कंट्रीज के थे, तो बड़ा हैरानी है। मैंने ये रिसर्च किया, कनाडा के 11.7% थे आईवी लीग में, जो फॉरेन स्टूडेंट्स का अगर आप कोहर्ट देखेंगे उसमें 11.7 कनाडा के थे,
चाइना के 10% थे जो कि पिछले साल राइज हुए। सो वो जो आप 3.3% राइज देख रहे थे वो आईवी लीग्स का हुआ है। तो चाइना इज फोकसिंग of investing manpower, man hours and money in Ivy Leagues. United Kingdom was on third number 7.7 और India was on fourth number 6.1%. Then Brazil 3.3, South Korea 3%. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। और F1B वीजा का देखिए, ये स्टूडेंट्स का ये इशू है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत स्टूडेंट से बात करता हूँ हेल्थ के, हमारे मेडिकल के जो आते हैं एमडी एमबीबीएस करके यहाँ पे फिर ट्रेनिंग करते हैं, वो तो एक अलग कोहर्ट है। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो इंडिया से बैचलर्स करने आते हैं कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में, और नॉन आईवी लीग्स में भी। और नॉन आईवी लीग्स में भी 3 कैटेगरी है, ए बी एंड सी। तो मुझे बहुत हैरानी होती है जब मैं बच्चों को देखता हूँ कैटेगरी सी में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर उनके खुद के कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, वो आधे क्लासरूम खाली हैं। कैटेगरी बी में पढ़ रहे हैं लेकिन वो वहां पढ़ते कम है और रेस्टोरेंट में काम पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, और उनको पता नहीं कौन से लाला लैंड में जी रहे हैं कि इसके बाद उन्हें जॉब मिल जाएगी। यहाँ तो बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब ऑब्वियसली आप में टैलेंट है, आप किसी तरीके से अपनी जॉब ढूंढ लेंगे, लेकिन एक, जैसे आप नीरज जी जानते हैं, एक इंस्टीट्यूशन का काम क्या है कि आपके लिए डोर्स खोले, ओपन अप न्यू डोर्स फॉर यू। अगर आपको खुद ही अपने खुद के डोर्स खोलने पड़ रहे हैं, तब तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा अपील रहेगा पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, जस्ट कमिंग टू अमेरिका इज नॉट इनफ। आपको अगर एक फ्यूचर ब्राइट चाहिए तो डेफिनेटली गोल फॉर आईवी लीग और कैटेगरी ए। कैटेगरी ए जैसे हो गया पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी हो गया, NYU हो गया जो आईवी लीग के करीब आता है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क हो गया, बफलो यूनिवर्सिटी हो गया, बॉस्टन यूनिवर्सिटी हो गया। दीज आर कैटेगरी ए यूनिवर्सिटी। जॉर्ज टाउन हो गया, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हो गया। दीज आर गुड यूनिवर्सिटीज, कैटेगरी ए एंड बी। सी के बारे में प्लीज मत सोचिए, आपको एडमिशन विदाउट एनी एफर्ट मिल जाएगा, बट फिर कान को ऐसे पकड़े ऐसे पकड़े, एक ही बात है, वो आपको हार्डवर्क डबल ट्रिपल करना पड़ेगा ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरा आपसे अपील ये है, अगर आप अमेरिका पढ़ने आना चाहते हैं, अगर आपका SAT स्कोर कमजोर है, प्लीज कैटेगरी सी या बी में एडमिशन ना लें, हार्डवर्क करें, 1 साल और अटेम्प्ट दें, स्ट्रॉन्ग अपना एप्लीकेशन बनाएं और फिर अच्छे कॉलेज में आए, क्योंकि आपका समय जाएगा, आपके पेरेंट्स या आपका हार्ड अर्न्ड मनी स्टेक पे लगेगा। और जब आप रिटर्न डिग्री के साथ निकलेंगे, OPT पे क्वेश्चन है, H1B हमने अभी डिस्कस किया, मोस्ट लाइकली नहीं मिलेगा, और आपको किसी थर्ड फोर्थ कंट्री में अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। और शायद इंडिया में भी इतना कंपटीशन है कि वो आपको शायद जॉब मार्केट ना खुले। सो डॉक्टर धीरज, आपने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। एक तो ये कि इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर कम हुआ है और चाइनीज का बढ़ा है। ये इसके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि चाइना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, और दूसरा ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि नंबर ऑफ इंडियंस ज्यादा था इसलिए ज्यादा इंपैक्ट हमें दिख रहा है। और तीसरा एक थ्योरी हो सकती है कि चूंकि इंडियंस वहां पे ज्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो इसलिए उन सारी पॉलिसीज का इम्पैक्ट भी उन्हीं पे ज्यादा पड़ रहा है इंडियंस के ऊपर। लेकिन चूंकि इंडियन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ये मानने में कोई बुराई नहीं है कि बाई अमेरिकन, हायर अमेरिकन या मागा, इस तरीके की सभी पॉलिसी का इम्पैक्ट इंडियन डायस्पोरा पे बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और उसके बाद तीसरा जो हम लोगों का सवाल था कि जॉब लॉसेस बहुत हो रही है वहां पे, और उसमें भी चूंकि अब इंडियंस हैं तो फंसेंगे वो। अगर सबसे ज्यादा H1B वीजा इन्हीं को मिलते हैं तो प्रॉब्लम इनके सामने आएगी, और एक बार जॉब आपकी गई तो दोबारा ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये आपने सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, तो मैं पहले इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, बाइडेन ही होते, तो भी जॉब लॉसेस का एक बड़ा कंपोनेंट जो है AI डिसरप्शन की वजह से आया, वो आता। दैट हैज नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट पॉलिसी और H1, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एक कंपनी है जो कि 1 लाख लोगों को यूज करके अपना काम निकालती है। आज की डेट में हमारी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि जो मेंडेन और रिपीटेटिव टास्क करने वाले 25 से 35 हजार लोग हैं उस कंपनी में, उनको बॉट रिप्लेस कर रहा है। और वो बॉट 24/7 काम करेगा, वो 7 डेज अ वीक काम करेगा। ना उसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना है, ना वो सिक डे लेगा, ना उसे कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस होगा। और वेरी इंटरेस्टिंगली उसका अटेंशन लेवल,
उसकी कॉग्निटिव स्किल्स हर दिन के साथ बढ़ती रहेगी, हर इंटरैक्शन के साथ बढ़ती रहेगी, तो इट्स एन आइडियल वर्कर फॉर यू। तो जो रिपीटेटिव मंडेन टास्क के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आज से 7 से 8 साल पहले बहुत अच्छी क्वालिटी के सेल्स फोर्स, आप जो मर्जी उठाइए, क्रिएट हो चुके थे। प्रॉब्लम ये आ रही थी, एक बड़े डिसरप्शन का वेट था, क्योंकि एक बड़ी टेक्नोलॉजी को अपने पूरे सिस्टम को इंडस्ट्री में घुसाने के लिए कभी-कभी आपको किक इन द बैक चाहिए होती है, जो कोविड ने प्रोवाइड की। वर्क फ्रॉम होम आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ, तो कई इंस्टीट्यूशंस ने देखा कि अगर हमारे पास 10 ये वर्कर हैं, अगर इसमें से 5 वर्कर ना भी आए तो भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, अगर आए तो भी नहीं चेंज होती। अगर हम इनको हटाएं और इन 5 वर्कर्स को टूल दें तो क्या ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? वो था फेज 1। फेज 2 में ये हुआ, ये जो 5 वर्कर हैं, इनमें से कौन से एसेंशियल हैं, वो फेज अब है। तो वो 5 में से 2 और निकाल दिए गए, अब 3 लोग हैं जो कि मिड लेवल के हैं। टीम लीडर्स और एंट्री लेवल, वो जॉब्स जा चुकी हैं। आज की डेट में अगर मैं आपको नंबर्स दूं, जस्ट फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ इट, सो दैट पीपल हैव एन आइडिया कि हो क्या रहा है इस सेक्टर में, कि ये देखिए, हाँ, अगर आप देखें तो टेक एनालिसिस के तकरीबन न्यू ग्रेजुएट्स की जो हायरिंग थी, तकरीबन 25% थी 2024 में, 2023 में। 2024 में ऑलरेडी 11% के करीब आ गई है, जो डिक्लाइंड है, और इस साल 25 के नंबर्स के अकॉर्डिंगली 7 to 8% होगी। और अगर आप एक और रेटिंग का देखें तो तकरीबन हम देख रहे हैं कि ड्रॉप ऑफ 19% फर्दर इज एंटिसिपेटेड। अब अगर हम ले ऑफ्स की बात करें तो इस साल की बिगनिंग के दौरान तकरीबन 61,000 जॉब्स 130 कंपनीज में एलिमिनेट हो चुकी हैं। और वो कंपनीज मैं आपको बताऊं तो मैग 7 की कंपनीज हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, यू नो, डिफरेंट फिनटेक आप पकड़ लीजिए, टेक पकड़ लीजिए, डिजाइनिंग पकड़ लीजिए, एडवर्टाइजिंग पकड़ लीजिए, क्रिएटिव आर्ट पकड़ लीजिए, क्राउड स्ट्राइक ले लीजिए, साइबर सिक्योरिटी ले लीजिए, तो बहुत जगहों पे आपने देखा है कि वो ड्रॉप हो गई हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ द टॉप साइबर सिक्योरिटी कंपनीज एंड डिफेंस लाइक पेलेंटियर, जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। और हमने आपके ही शो पे कुछ महीने पहले आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तब वो $50-60 का शेयर था, अब 180 का है, बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। उसने भी अपने कट डाउन किए 10 से 15%, जबकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है और एंटिसिपेटेड है। देखिए, मैं एआई वर्क से कनेक्टेड काम करता हूँ हेल्थ केयर में, जो डाटा हमें दिखा रहा है अक्रॉस द फील्ड, क्योंकि मैं इनकी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, 80% of the entire jobs, 80% of the entire jobs will be affected big time, all the sectors, by AI. That's fact number one. Or every sector which gets affected by AI, 80% of their jobs will be gone to AI. Now, what is the time frame? आज से 2 साल पहले अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं आपको 10 से 12 साल का टाइम फ्रेम देता कि 10 से 12 साल के अंदर ये चीज चली जाएगी। और मैं बहुत ही मतलब कंजर्वेटिव नंबर आपको दे रहा हूं। एग्रेसिव नंबर था 7 से 10 साल, कंजर्वेटिव 10 से 12 साल। आज की डेट में अगर हम कंजर्वेटिव नंबर उठाएं तो वो नंबर 7 से 8 साल है। अगर आप एग्रेसिव उठाएं तो वो नंबर 5 से 7 साल है। 5 से 7 साल के दौरान 80% इंडस्ट्री की 80% जॉब्स जा सकती हैं। ये चीज ना अमेरिका में लोगों को समझ आ रही है, ना भारत में आती है। आप 100 लोगों से अगर बात करेंगे तो उन्हें ये, उनमें से शायद 90% को ये साइंस फिक्शन लगेगा। लेकिन मैं अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूं, अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाए विद एआई टूल्स तो आपकी जॉब वो पर्सन ले लेगा जिसके पास वो एआई टूल की कैपेबिलिटीज हैं। और अगर आप एक रिपीटेटिव मेंडेन जॉब में कर रहे हैं तो वो जॉब ही नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही डिसरप्टर है और इसीलिए पूरा एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से टोटली ओवरहॉल की जरूरत है। वो एक अलग ही हम कन्वर्सेशन रख सकते हैं, पर मैं आपको कुछ और नंबर इस पे देना चाहूंगा, क्योंकि ये दिस इज समथिंग विच इज माइंड बॉबलिंग इवन फॉर पीपल इन द फील्ड, कि कैसे हम अगर आप ये देखें तो एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर देखा गया कि तकरीबन अगर आप देखें 45% ऑफ मैनेजर्स
एक्सपेक्ट ले ऑफ्स, मतलब 45% ऑफ मिड लेवल मैनेजर्स का एक सर्वे कंपनी ने किया, उनका एआई रिप्लेसमेंट अगले 5 से 7 साल में हो जाएगा। और कंपनीज ये चाह रही हैं कि जितने लोगों को हम रिटेन कर सकें करें, और उन्हीं को हम रीट्रेन करें एआई स्किल्स के साथ। तो पहले तो कंपनीज को अपने कॉस्ट कट करना है, कॉस्ट कट करेंगे तो उनकी अर्निंग्स भी बेटर रहेंगी, उनके शेयर्स की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, दे आर मोर कॉम्पिटिटिव। और अभी तक गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई है जो कि इसके एथिक्स पे काम करे, जो कि जो बाइडेन काफी इस पे पुश कर रहे थे, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने पूरे फ्लड गेट्स खोल दिए हैं। और ये इस तेजी से चेंज आ रहा है कि एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अमेरिका की बात कर रहा हूं, इंडिया में तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि यहाँ का जो भी बैकएंड है, जो तो बेसिकली व्हाट वी वर सेइंग कि तकरीबन 45% ऑफ मैनेजरियल मिड लेवल जॉब्स विल बी गॉन इन 5 to 7 years, अगर आप एग्रेसिव नंबर देखें, और अगर थोड़ा लेट बैक रहे तो 7 से 8 साल की तकरीबन। और 93% ऑफ कंपनीज सर्वे में ये बताया कि भाई हम चाहेंगे अपने ही लेबर को रिटेन करना और उनको अपस्किल करना, जिन जॉब्स के लिए हमें मैन पावर की जरूरत है, नॉट द जॉब्स विच कैन गो, क्योंकि कंपनीज देयर टू मेक मनी। और तो तकरीबन डॉक्टर अगर धीरज, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि करेक्ट, नेक्स्ट 7 to 8 years में 80% जॉब लॉसेस हो सकते हैं इन 80% ऑफ द सेक्टर्स, इन 80% ऑफ द सेक्टर्स, 80% जॉब लॉसेस आर पॉसिबल। करेक्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और एक्चुअली ये भारत में डेफिनेटली लोग नहीं समझ रहे, और आप कह रहे हैं अमेरिका में भी लोग अभी इस बात को फुली रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि एआई और एमएल का डिसेप्शन जिस तरह से हो रहा है वो बहुत chaos क्रिएट करने वाला है। तो आप अपने आप को पहले से ही स्किल कर लीजिए, राइट? करेक्ट। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि चूंकि ये तो हो ही रहा है, और इस पे हम लोगों ने एक बहुत लंबा शो किया है, इस पे फिर हम लोगों ने अलग अलग सेगमेंटल शोज भी हमको करने हैं इस पे, कि डिफेंस में क्या फर्क पड़ेगा, हेल्थ केयर में क्या फर्क पड़ेगा, एजुकेशन में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आज के शो के लिए आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अगर ये टैरिफ को भी इसमें हम जोड़ दें, एक दुनिया पूरी रिवैम्प हो रही है जिसको कह सकते हैं, कि टैरिफ भी आ गया, एआई भी आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी है, वो भी बहुत स्ट्रिक्टर पॉलिसी लागू कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है वहां पे बिजनेसेस में भी। अब जैसे जैसे मैंने अपने शो का नाम रखा था कि डायस्पोरा को इम्पैक्ट हो रहा है, तो अब जो सामान भारत से टैरिफ की वजह से जा रहा है, वो लेदर का हो, टेक्सटाइल का हो, एथनिक क्लॉथिंग का हो, चावल दाल हो, मसाले अचार हो, ये सब के कंज्यूमर भी वही एनआरआईज हैं जो 40-45 लाख अमेरिका में रहते हैं। तो अगर टैरिफ बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ी कि अमेरिकन चावल बिरयानी रोज खा रहा है तो उसकी लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क फिर डायस्पोरा पे ही पड़ रहा है। कपड़े भी वो दिवाली में वही एथनिक वाले पहनना जो इंडिया से इंपोर्ट होके जाते हैं। तो ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि इस पूरे बवाल का इशू एनआरआईज पे पड़ रहा है, भारत के लोग जो अमेरिका में रहते हैं उन पर ही पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये टारगेट हो रहे हैं हमारे इंडियंस वहां पे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम एआई के डिसरप्शन को इससे हटा दें तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। अगर हम एआई के डिसरप्शन को इसमें इंटीग्रेट करें तो और भी बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि टेक सेक्टर के लोग एआई से इन्वॉल्व हैं। और अगर इसमें तीसरी चीज आप डालें, वीजा, इमिग्रेशन। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानता हूं जो यहाँ 10, 15, 20 साल से रहते हैं, H1B वीजा पे टेक सेक्टर में काम करते हैं, 2 से 3 घर ले रखे हैं, ईएमआईज दे रहे हैं। अब उनकी जॉब के ऊपर खतरे की घंटी लटक रही है, तो उन हाउसेस का क्या होगा? बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं। सो यू विल हैव अ डिस्ट्रेस सेल। उन गाड़ियों का क्या होगा? क्योंकि लोगों ने ऐसा प्लान ही नहीं किया था। तो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। और तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 अभी मैंने एक नंबर देखा था, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं आ रहा, आई थिंक 3 लाख करोड़ या समथिंग रेमिटेंस एनआरआईज करते हैं भारत को। तो उस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका से भी मूलतम बहुत अमाउंट ऑफ मनी इंडिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ जो डॉलर रेमिटेंस है, अगर अमेरिका की बात करें तो फर्क तो पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इंडिया, अगर आप हमारा नंबर देखें तो ट्रेड का डेफिसिट, हमने बात की थी पिछली बारी, तकरीबन
इतना नहीं है। $40 बिलियन का गुड्स के ऊपर है और सर्विसेज पे ऑलमोस्ट सेम है, 41 सेम। पॉइंट समथिंग, 41 पॉइंट और 80 है। तो इतना यस। बड़ा ट्रेड नहीं है कि अमेरिका को मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आई विश आई कुड गिव यू अ डिफरेंट आंसर। दूसरी बात है, 90% ऑफ थिंग्स जो इंडिया से आती हैं उसकी रिप्लेसेबल मार्केट्स हैं। शायद थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़े, पर ये फैक्ट है। हाँ, इंडिया से जो सबसे प्रीशियस चीज मिल रही है वो टेक सपोर्ट मिल रहा है, उस जिसका फायदा इंडिया को बहुत हो रहा है। ये भी इट्स अ म्यूचुअल थिंग, क्योंकि यस। हमें यहाँ पे $22-23 देकर क्यों मैं अगर काम कराऊंगा, अगर मुझे $5-6 प्रति घंटा या उससे कम में कोई इंप्लॉय वहां मिल जाए जो मेरा काम कर दे, बैक एंड का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम मैं करूंगा, जो सिंपल कोडिंग का काम है वो भारत में लोग करेंगे, एडवांस्ड है तो वो भी सॉफ्टवेयर बना लेगा। लेकिन देखिए, आप जान के हैरान होंगे, पिछले 2 साल के अंदर गूगल, जो आज की डेट में नंबर 1 सर्च इंजन है, जो कि अपना खुद एआई सर्च इंजन चलाता है, अगर आप गूगल पे जाएंगे, वैसे ही आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल जो अपना खुद चलाता है, जो कि और माइक्रोसॉफ्ट का ओपन एआई में 49% स्टेक है, और साथ में चैट जीपीटी, और डीप सीक इज चाइनीज, तो वो इंडियन एक्सपोजर आई डोंट थिंक मच है, उनकी लैंग्वेज भी अभी चाइनीज में आती है। प्रॉक्सिमिटी, तो एक इंडियन स्टार्टअप भी है प्रॉक्सिमिटी, उसने भी अपना खोला है। लेकिन अगर हम प्रैक्सिटी, अगर अगर हम इस सब को समझें तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि किस दिशा में चीजें मूव होंगी अगर ये सिंक टूटा तो। क्योंकि इंडिया के ऊपर काफी डिपेंडेंस है यूएस टेक कंपनीज की, फॉर मैन पावर, फॉर स्मार्ट पीपल एट मिड एंड हायर लेवल एज वेल। आज भी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को उठाइए तो उसमें आपको 30 से 35% मिड एंड हायर लेवल लोग इंडियन ओरिजिन के, या तो वो भारतीय मूल के यहाँ के पैदा हुए पड़े हैं, या फिर वो भारत से आए हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रांड इंडिया एग्जिस्ट इन टेक सेक्टर। और हेल्थ केयर में तो हर 5वां डॉक्टर अगर आप अमेरिका में देखेंगे वो भारतीय है, भारतीय मूल का है, यहाँ का पला बड़ा है, या फिर भारत से पढ़ के आया है। तो दीज आर 2 ब्रांड्स, अगर आप इफ आई मे कॉल देम। तो उसके और एआई की जो डिसरप्शन है वो एक मैसिव वैक्यूम सक्शन मशीन है जिसमें टैलेंट की जरूरत है। दिस इज नॉट द टाइम टू रिस्ट्रिक्ट टैलेंट। अगर आप चाइना से compete करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम टू एम्प्लॉय टैलेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो H1B का नया पैराडाइम आ रहा है, इसमें एआई इंजीनियर्स को तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपने सुना ही होगा अभी जो टैलेंट चल रहा है, लोगों को $100 मिलियन के पैकेजेस पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा पोच कर रही है एक दूसरे की कंपनियों से, रिसर्चर्स $100 मिलियन के पैकेजेस। तो मैं तो बात कर रहा हूं, अगर आपको $500,000 का भी पैकेज मिलेगा तो यू आर नंबर 1 इन द H1B लाइन। तो टेक लोगों को तो फायदा है, कैसे भी उठाइए, लेकिन उनको फायदा नहीं है जिनके पास सिर्फ डिग्री है लेकिन टैलेंट नहीं है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। दैट्स व्हाई आई वांट टू करेक्ट हियर। अगर आप जेन्युइनली टैलेंटेड पर्सन है और आप एक अच्छे एग्जाम टेकर नहीं है, लेकिन आपके अंदर टैलेंट है, हार्ड वर्कर है, आप एक कैटेगरी बी स्कूल में भी चले गए, लेकिन आपने अच्छी जगह इंटर्नशिप की, अपने आप को प्रूव किया, तो you have a very good opportunity। लेकिन that doesn't mean कि everybody will have that। क्वेश्चन ये उठेगा कि आप कैटेगरी बी में घुसे ही क्यों पहले, अगर आपके पास इतना वो था तो। ये एक लंबा डिबेट हो जाएगा। एज एन एजुकेटर आई डोंट बिलीव इन द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज, ये अलग दुनिया है। डॉक्टर धीरज, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि टैलेंटेड लोग इसमें होते भी कम है, बहुत कम लोग होते हैं टैलेंटेड, ज्यादातर लोग मास वाले होते हैं जो BC स्कूल से पढ़ के आए या कहीं से भी पढ़ के आए। इंडिया में भी आप देखिए, दुनिया में कहीं भी देखिए कि टैलेंट हमेशा कम होता है। पिरामिड में ऊपर जो होता है वो टैलेंट होता है, वो हमेशा कम होता है। IITs जो पढ़ रहा है उसके लिए नौकरी की मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इधर उधर छोटे मोटे कॉलेज से पढ़ रहा है वो बेचारा पूरी जीवन चप्पल घिसता रहता है। ये एक फैक्ट है वर्ल्ड वाइड। हमें क्या सोचना चाहिए कि कैसे सिंक करें हम उस चीज से, और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि आप एक कंट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे कि हर आदमी वहीं जा रहा, अमेरिका में ही सब लग रहा था उसको, लेकिन अब वो एक टूटता हुआ सपना है। और ये भी बात सही है कि जो हमारी सबसे सेलिब्रेटेड इंडस्ट्री है IT की, वो भी जो है ब्रेक होने के वर्ज पर है, क्योंकि उन्होंने रीइन्वेंट नहीं किया है। ये सच है, उनको मान लेना चाहिए। और अब आप केवल उस ढर्रे पर कि एक हमने पढ़ा लिखा व्हाइट कॉलर लेबर तैयार कर लिया है, उस पर काम नहीं चलना है। ये समय के
बदलाव की पुकार है। मैं एक तो चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इंडिया का ब्रीफली, डाटा, टेक बहुत टेक ब्रीफली। सेक्टर का, क्योंकि बहुत ब्रीफली, जस्ट टू गिव यू रफ रफ आइडिया कि अगर हम, सॉरी आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इट, लेकिन इवन इंडिया की अगर आप देखें तो तकरीबन जो सर्वे हुआ था उसमें दिखाया था कि 42.6% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल, जो कि गिरा है 2023 से। और एक बड़ा चौंकाने वाला मैंने डाटा देखा जिसमें दिखा रहा था कि ओनली 4% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स हैव एआई रेडी स्किल्स, जो कि ये चाइना में बिल्कुल सही है। 40% से ज्यादा यूएस और चाइना के इंजीनियर्स के अंदर देखा जा नहीं रहा तो हम, धीरज, हमारे यहाँ तो एआई के बारे में अब लोग सोचना शुरू किए हैं। है। राइट। स्किलिंग तो छोड़ दीजिए आप, अभी तो उन्होंने जानना शुरू किया, अच्छा एआई नाम की कोई चीज आ गई है। और उस पे थैंक्स टू यू कि हम लोगों ने कितने सारे शोज किए इस पे, बताया लोगों को, जाग जाओ दोस्त, अभी ये एक मॉन्स्टर आने वाला है जो आपको खत्म कर देगा। तो अब लोगों और, ने सोचना शुरू किया, तो स्किलिंग तो फिर अभी तो ड्रीम बहुत दूर की बात है। और मैं एक तो छोटी मुझे सी बात ऐड करूंगा, एक छोटी सी बात। हम लोग, मैंने खुद 4 डीएम्स किए हैं, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, आई हैव 4 डीएम्स। लेकिन हम्म, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिस दिशा में एजुकेशन जा रही है, they हम्म, don't need somebody who can do repetitive work, they need thinkers, they need entrepreneurs, they need original thinkers। आज की डेट के अंदर आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, गूगल 30% कोडिंग खुद ही कर रहा है। अब जो फ्यूचर में आ रहा है, तकरीबन 70 to 80% कोडिंग, जिसके लिए बहुत बड़े पैसे दिए जाते हैं, कंपनीज इंडिया हम्म, में कर रही हैं, वो बंद हो जाएंगी। उनकी कोडिंग अब सॉफ्टवेयर, चैट जीटीपी का 5 रिलीज हो गया है, डीप सीक का एडवांस्ड आ रहा है, इसके अलावा ओरेकल आप देखिए, और गूगल के भी बहुत सारे और वर्सेस जी, आ रहे हैं, वो हो रहा है। लेकिन एक एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, 2 चीजें हैं एआई जो नहीं कर पा रहा है। एक है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके लिए एथिक्स ऑफ एआई का बहुत बड़ा फील्ड है, जिसपे काम हो रहा है, उस पे भी जॉब्स है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास आइडिया है, यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। और कंपनीज को अब डिग्रीज नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। और अगर आप गूगल पे धीरज, सर्च कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जॉब ऑफर्स मिली हैं जो गूगल पे कोड डालकर सर्च कर रहे हैं, उनको गूगल एग्जैक्टली। अप्रोच कर रहा है। डॉक्टर धीरज, इस शो को तो मैं यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि वो हमारा एजुकेशन वाला एक अलग शो होना हाँ, है। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो पूरी दुनिया में घूमते हैं, इज अ ग्लोबल सिटीजन, रहते इंडिया में है। अभी मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे चीजें बदल रही, तो उन्होंने कहा कि मैं यूएस में ही और लंदन में 2 जगह में गया, तो मुझे एक प्रोफेसर ने बताया कि हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको सिर्फ ये सिखाएंगे कि हाउ टू थिंक। एग्जैक्टली, यू आर राइट ऑन मनी, दैट इज दिस द इज स्किल। द, नहीं दैट, तो ये स्किल, अरे धीरज भाई, ये स्किल चाहिए नहीं ना हमें, तो स्टॉक टिप बताओ आपकी, पेलेंटियर खरीदें कि अमेजोन खरीदें, नो 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 क्यों नो, खरीदें, चाहिए नहीं आप उनको। आपको अगर एक पॉइंट इससे सीखना चाहते हैं, इस इंटरेक्शन से, तो ये सीखिए, हर टाइम आपको हाउ टू लर्न, हाउ टू यस, लर्न। आप 90 इयर्स के हैं, डेथ बेड पे हैं, उस टाइम भी हाउ टू लर्न। अगर आपके ओके, पास ये एबिलिटी है, जो किसी भी लेवल पे आप शुरू कर सकते हैं, तो आप जिंदा इंसान हैं, एंड एआई विल बी अ ग्रेट टूल फॉर यू। लेकिन अगर आप ऐसे रहेंगे कि मैं कॉपी पेस्ट करके अपना जीवन 30 साल की पेंशन के साथ निकाल लूंगा, आई हैव अ बैड न्यूज नहीं, फॉर यू, वो नहीं नहीं बचेगा। चलेगा। मुझे तो ये लग रहा है जो सरकारी नौकरियां हैं, जो बेचारे 5 साल से काम कर रहे हैं, शायद उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट ना प्रोवाइड कर पाए। ये इंटरेस्टिंग, यही तो मैं अपने शोज में लगातार मैं यही लोगों को कहता हूं कि आप मछली पकड़ना सीखिए। एग्जैक्टली। प्लेट में मछली आपको कोई नहीं देगा, एक समय आएगा जब नहीं देगा आपको। लेकिन हमारे क्या प्रॉब्लम है, सबको मजा सिर्फ एक टिप दे दो मेरे को यार, खाली एक ज्ञान मत दो। और आप नीरज ये भाई, समझिए कि एक 5 सेकंड में मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे लिए हाँ, दुनिया का एक अजूबा, एक बड़ा अजूबा ये है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन और ये यूपीएससी के फेनेटिक 5-10 साल लगाने वाले लोग। ये अभी भी हाँ, ये चल रहा है और किसी की आंखें नहीं खुल रही कि दुनिया कहां जा रही है। ये अभी भी वो सरकारी नौकरी के लिए 5-5 साल लगा रहे हैं। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एक फ्यूडल सोसाइटी का डेरिवेटिव है। हिंदुस्तान एक फ्यूडल सोसाइटी की तरह चलता है, तो इसीलिए आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा यूपीएससी में अपियर होते हैं। सक्सेस रेट 2-3% है, लेकिन फिर भी पूरा जीवन लगा दे रहे हैं। अरे भाई, उसके बाहर भी दुनिया, अभी एक बार एक गवर्नमेंट के एडवाइजर ने ऐसा बोल दिया था कि यूपीएससी में लोग टाइम वेस्ट करते, लोगों ने उनका बहुत क्रिटिसाइज किया। अरे पता नहीं क्या क्या उनको सुना दिया। अरे भाई, आप, दुनिया बदल रही है दोस्त, आप समझो इस चीज को।
you need to become thinker and always ask question why. Exactly. Why is the most important question. कि एक Curiosity. आईएम का पढ़ा बंदा आपसे ज्यादा क्यों कमाता है, आप ये नहीं सोचते हो, पर आप सोचते हो Exactly. कोई जुगाड़ मिल जाए मेरे को, कोई तरीका बताओ यार आप मुझे पैसा कमाने का। पैसा कमाने का एक ही तरीका है कि आपको खुद सोचना पड़ेगा। और एक हिंदी में कहावत है कि खुद मरने से ही स्वर्ग मिलता है, किसी दूसरे के मरने से आपको हेवन नहीं मिलेगा। तो Exactly. आपको ही थिंकर बनना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा। खैर एनीवे बहुत लंबा समय हो रहा है, इसको यहीं पे समेटते हैं इस शो को। लेकिन ये सच है कि अब जो भी कारण हो, कि टैरिफ हो, H1B वीजा हो, एजुकेशन हो, एआई हो, लेकिन इंडियन डायस्पोरा बैडली इंपैक्ट हो रहा है यूएस में। आपको सोचने की जरूरत है जो लोग वहां रह रहे हैं। और लास्टली मुझे एक लाइन का एक जवाब चाहिए धीरज भाई, इस शो को देखने के बाद मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा वीजा यूएस का, तो मैं जान गया हूँ। देखिए, मुझे तो लगता है ये आपदा में बहुत बड़ा अवसर है। अपने आप को वेकअप करिए, क्योंकि अगर आप एआई स्किल्ड पर्सन हैं तो कोई कंट्री आपके लिए मैटर नहीं करती। ये आपने लास्ट पॉइंट जो बोली ना, एबिलिटी टू लर्न एंड क्यूरियोसिटी, हाउ टू कीप लर्निंग। अगर ये क्यूरियोसिटी नहीं होती तो लाइट बल्ब, ग्रेविटी कुछ नहीं समझ आता किसी को, सब यही खेती कर रहे होते। तो हमें फ्यूचर साइंटिस्ट, थिंकर्स चाहिए जो प्रॉब्लम आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसका सॉल्यूशन सोचे। ये यूनिक पैटर्न बच्चों में प्लीज एनकरेज करिए किसी भी फील्ड में। और अभी से बच्चों को, मैं तो कहूंगा तीसरी चौथी कक्षा के बच्चों को अभी से आप, एआई टूल्स बहुत सारे हैं, मैं उनको यहाँ प्रमोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप सर्च करके ढूंढिए, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉर्सेरा पे जाइए, कुछ कोर्सेज हैं अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, अपस्किल करिए। थोड़े पेड वाले हैं, हार्वर्ड के हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फाइंड अ पर्सनल असिस्टेंट। दुनिया, हम इस पे एक शो करेंगे, maybe we should do a show on this, नीरज भाई। forget 2050, मैं तो कहता हूँ 2032, how world will look in 7 years। मैं आपके साथ इस पे एक शो करूंगा, 7 साल बाद दुनिया कैसी होगी। चलिए, आपने थंबनेल का नाम भी दे दिया कि 2032 में दुनिया बदल जाएगी। इसी शो के नाम से हम एक शो करेंगे। आज के लिए इतना ही धीरज भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी और इसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे। मेरा तो हमेशा ये टारगेट ही एक है कि आपके थ्रू लोगों को ये समझा सके कि हम लोग क्या, मैं सिर्फ एक उसमें जरिया हूं आपको ये बताने का कि दुनिया बदल रही है, आप उसके साथ चलिए। करना आपको है, आप इस शो को देख के ही नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आपको सीखना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये आप जितनी जल्दी जान लेंगे उतना फायदे में रहेंगे, अदरवाइज तो फिर भगवान भरोसे दुनिया चली रही है। तो धीरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद नीरज भाई। इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जब हम लोग स्पेशली कि डिसरप्शन कैसे हो रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट शो तो अब आपने नाम दे ही दिया है कि 2032 में दुनिया बदल जाएगी, इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप इससे जरूर कुछ सीखेंगे और उससे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।